हाँ जी, 2 मिनट में बिगिन करते हैं 9:40 पे। अटेंडेंस शीट तब तक सब लोग फिल कर लो और सब लोग प्रोग्राम के ही चेक कर लो, कोई ऑनर्स का नहीं बैठा है यहाँ पे। आप दोनों भी इधर के ही आ जाइए, बोर्ड में इस साइड लिखा जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी पोडियम की वजह से। ये सब ने भर दिए? हाँ जी, थर्ड सेमेस्टर ये। अभी मुझे नहीं पता ही, आप उधर से पूछ लीजिए, रूम्स उन्होंने चेंज कर दिए रूम्स। वैसे तो आज फर्स्ट डे ही है फर्स्ट सेमेस्टर का, है ना? आज, अच्छा हाँ, आज से शुरू होना है, आज 8 है। हाँ हाँ, ऑनर्स का तो पहले है। अच्छा, आपका पहला क्लास होगा ना आईओपी का, आप उन्हीं से पूछ लीजिए उधर टीचर्स रूम में, उन्हें थोड़े चेंज कर दिए रूम्स आज से। वैसे तो ये सेमिनार रूम में होनी थी ये क्लास भी। हाँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। ओके एवरीवन, वी आर बिगनिंग द क्लास। अगर जो लास्ट क्लास में नहीं थे, मैं आस्था गुप्ता हूँ, मैं आपका बायोसाइकोलॉजी का पेपर लूँगी और आज हम यूनिट 1 का सेकंड पार्ट पूरा करेंगे जो है रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर। वील बेसिकली भी स्टडिंग अबाउट कि बायोसाइकोलॉजी में हम रिसर्च किस किस मेथड से करते हैं, किन पे करते हैं, यानी कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है एंड क्या एथिकल गाइडलाइंस है और कंसर्न्स रहते हैं। तो लेट्स बिगिन। मेथड्स और सब्जेक्ट जानने से पहले हम एप्लीकेशंस पे आते हैं सीधे। जानते हैं कि हम रिसर्च जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं और किस किस टॉपिक पे रिसर्च इकट्ठा कर रहे हैं अपनी। सिट डाउन। बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर है। बैठ जाइए और अटेंडेंस शीट फिल कर दीजिए।
सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी में हम डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। बैठे। तो आज हम यही देखेंगे कि ये मेथड से एक्चुअली हम लोग ये सारे डिसऑर्डर्स के कुछ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स होते हैं वो देखेंगे, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव देखेंगे एडिक्शन और पेन मैनेजमेंट में कैसे रिसर्च काम आती है, एंड लास्टली फोरेंसिक साइंसेज में क्या यूज़ है बायोसाइकोलॉजी का। सो फर्स्टली वी हैव मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। यहाँ पे आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो नज़रिए से देखते हैं। पहला, द फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज़ द कॉज, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द डिसऑर्डर्स हियर। हम कॉज पे ध्यान देते हैं, एंड देन वी ऑल्सो सी ट्रीटमेंट में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज ट्रीटमेंट्स टू डील विद दिस डिसऑर्डर्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइकोफार्माकोलॉजी एक सब फील्ड होता है हमारे बायोसाइकोलॉजी का। तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम साइकोफार्माकोलॉजी की बात करते हैं और बायो फीडबैक जैसे मेथड्स की बात करते हैं जिसका हम बायोसाइकोलॉजी के प्रिंसिपल से यूज़ निकालते हैं। एंड कॉजेज़ की बात आती है तो यहाँ पे हम देखते हैं डेवलपमेंटल, जेनेटिक, हेरिडिटरी क्या कॉजेज़ हो सकते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो इन डिसऑर्डर्स को डिस्पोज करते हैं इन अ पर्सन, दैट इज़ कि उनके अंदर देयर इज़ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट डिसऑर्डर। तो हम बायोसाइकोलॉजी के थ्रू देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जेनेटिक, हेरिडिटरी एंड डेवलपमेंटल कॉजेज़। और ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं साइकोफार्माकोलॉजी एंड बायोफीडबैक टेक्निक्स। बायोफीडबैक टेक्निक्स आर बेसिकली आप अपने बॉडी को मॉनिटर करते हो, आप देखते हो कि आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग पैटर्न्स, आपका CO2 वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं विच इज़ सीन थ्रू बायोफीडबैक। तो जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में पीपल हैव दिस प्रोपेंसिटी कि उनका हार्ट रेट बहुत एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है जब उन्हें एंग्जाइटी अटैक आना होता है या उनका जनरलाइज एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी इन जनरल उनकी बढ़ रही होती है। सो बायोफीडबैक में भी यूज़ सच ऑब्जेक्ट्स जो आपके बॉडी से अटैच हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं, आपका VO2 लेवल मॉनिटर कर रहे हैं, हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, एंड इस मॉनिटरिंग से वी आर एबल टू सी कि क्या पैटर्न है आपके एंग्जाइटी का, क्या पैटर्न है आपका, अगर एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं तो क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जिस टाइम आपका वो स्पाइक कर रहा है। तो ये सारे मेथड्स हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। देन वी कम टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विच आर बेसिकली योर अल्जाइमर, पार्किंसन, हंटिंगटन्स, और ये सारे डिसऑर्डर्स एक ग्रुप का पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया इज़ बेसिकली आपका ब्रेन जैसे जैसे एज करता है तो इट स्टार्ट्स टू लूज ऑन सम ऑफ इट्स फंक्शनिंग। आपका जो लेवल ऑफ फंक्शनिंग है विद एज आपके ब्रेन का कम हो जाता है। तो ये डिमेंशिया ग्रुप होता है काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स का। दिस इज सीन ड्यूरिंग योर एजिंग प्रोसेस। तो इनके भी हम कॉजेज देखते हैं विच आर जेनेटिक, हेरिडिटरी, डेवलपमेंटल, एंड वी ऑल्सो सी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं इनका। तो कॉजेज और ट्रीटमेंट का पैटर्न आपके तीनों टाइप के डिसऑर्डर्स में सेम होगा बट ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स बदल जाएंगे। देन यू हैव डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू लर्निंग, लैंग्वेज एंड मेमोरी। तो यहाँ पे आपका आएगा मेमोरी इम्पेयरमेंट, एंड जब लर्निंग और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो बच्चों में पाई जाती है कि आपको लैंग्वेज एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स, अगर आपको पता होगा, सुने होंगे ये नाम। तो आई नो ना, हाँ, दैट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। तो वो आ जाता है। बाकी इनका भी हम कॉजेज़ जेनेटिक, हेरिडिटरी, डेवलपमेंटल देखते हैं, एंड इनका ट्रीटमेंट में जब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू लर्निंग, लैंग्वेज एंड मेमोरी, तो यहाँ पे वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो स्पेसिफिक डेफिसिट को टारगेट करें।
So we have special learning aids, we have special learning programs for such children जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है समझने में, पढ़ने में, लैंग्वेज एक्वायर करने में, अपने नॉर्मल एकेडमिक स्टडीज़ करने में. तो इधर के ट्रीटमेंट में वी ऑल्सो इंक्लूड सच स्पेशल एड्स एंड स्पेशल प्रोग्राम्स. Then we come to brain development. Brain development is basically seeing how your brain is aging. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी काफ़ी बात करी थी. From conception to old age आपके ब्रेन में बहुत चेंजेस आते हैं. From conception to your birth आपका ब्रेन डेवलप होता है from a single cell to a whole brain. एंड उसके बाद from birth to adolescence बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है आपके ब्रेन का. उसमें you're learning all of these new skills, these new parameters, emotions देखना, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो. And after adolescence, you reach a stage of stagnancy around 27-28-year-old, जब आपका prefrontal cortex पूरा डेवलप हो जाता है. When we say your brain has fully developed, and then we again go back to decline in your brain. आपका brain function में जो decline देखा जाता है age के साथ after about 40-50. So that is that. And उसके बाद हम आते हैं come in addiction पे. So addiction is basically to certain substances. These could be narcotics, these could be stimulants, these could be other types of drugs. And it's not necessary कि drugs ही हो. Addiction can also be to certain behaviors. तो जो आपका brain होता है, it behaves in a very peculiar manner when it is experiencing addiction. और आपका जो main एक component होता है endorphins. These are basically the feel good chemicals in your brain. So when you're addicted to something और आप जब उस चीज़ को use करते हो या उस चीज़ को perform करते हो तो आपके brain में endorphins release होते हैं which makes you feel good about it, and that also makes you want to do that thing for the next time. So addiction में हम ये endorphins का रोल देखते हैं. उसके बाद we also see कि treatment कैसे हो सकता है addiction का. Again, treatment में we have all of these things. We have psychopharmacology, we have biofeedback, and we also have intervention programs specifically made for addiction. जैसे आपने सुने होंगे AAA प्रोग्राम्स होते हैं, अल्कोहलिक अनोनिमस एसोसिएशंस, तो अल्कोहलिज्म से डील कर रहे हैं. वैसे ही बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एडिक्शन से डील करते हैं. सो हियर द फोकस इज़ ऑल्सो इंटरवेंशन पे भी यहाँ पे काफ़ी फोकस है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कर रहे थे. तो हियर द ट्रीटमेंट इज़ बेसिकली डन थ्रू इंटरवेंशंस. बाकी साइकोफार्माकोलॉजी एंड बायोफीडबैक आर ऑल्सो यूज्ड. देन वी हैव पेन मैनेजमेंट. हाँ जी सर, प्रोग्राम सेम 3 है ये, सेमेस्टर 3 है ये. फिर आता है पेन मैनेजमेंट. सो देर आर स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स जिसमें आपको पेन फील होता है. दैट कुड बी रूटेड इन योर आपके फिजिकल आपका फिजिकल बॉडी एक्चुअली कहीं पेन हो रहा है. इट कैन ऑल्सो बी कि वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहे जाएँ. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर मोस्टली कि आपके बॉडी में कोई फिजिकल एलिमेंट होती नहीं है, आपको ऐसा लगता है कहीं पेन हो रहा है या आपको कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बट उसका कोई फिजिकल कॉज नहीं ढूंढ सकते हैं. तो ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए भी हम पेन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने बायोसाइकोलॉजी के प्रिंसिपल से निकाला है. एंड दिस पेन मैनेजमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, लेट्स कॉल इट अभी, or it can also be in the form of intervention strategies, behavioral techniques. And lastly we have forensic science. Forensic science is basically आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में. तो होता क्या है, यू गाइज मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाई डिटेक्टर टेस्ट. ऑल्दो उसकी वैलिडिटी क्वेश्चनेबल है, डिबेट रहता है हमेशा उसमें, बट लाई डिटेक्टर टेस्ट बेसिकली डज व्हाट, इट्स अ बायोफीडबैक मैकेनिज्म. आपके बॉडी में दे अटैच सर्टेन नोट्स
एंड उसके थ्रू आपका हार्ट बीट, आपका क्या कहते हैं, योर ब्रेन का EEG भी लिया जाता है, आपका हार्ट बीट भी मॉनिटर करते हैं, आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी देखते हैं. एंड दे हैव दिस हाइपोथेसिस, अगर आप झूठ बोल रहे हो तो देयर वुड बी सर्टेन पैटर्न्स, और अगर आप सच बोल रहे हो देयर वुड बी सर्टेन पैटर्न्स. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंड ये हम बायोसाइकोलॉजी से हमने ये डिराइव करी है. ऑल्सो फोरेंसिक साइंस में you also have concepts such as traumatic memory, flashbulb memory. These are basically concepts कि जब आप कोई crime witness कर, हाँ जी, that is basically to see कि आपके बॉडी में कोई नारकोटिक्स का प्रेजेंस या ट्रेस है कि नहीं. आ सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो फोरेंसिक साइंस में उसे, बट आई वुड से वो एडिक्शन का पार्ट ज़्यादा कहा जाएगा. फोरेंसिक साइंस में हम फोकस हमारा ये है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं या विक्टिम्स हैं या फिर जो भी जस्टिस टीम इन्वॉल्व है वो किस चीज़ों का यूज़ करके जस्टिस सिस्टम में मतलब उनको अप्लाई कर सकते हैं. तो जस्टिस सिस्टम बेसिकली आपका हो गया कोर्ट कचहरी हो गया, आपके केसेस फाइल हो रहे हैं, उनको सॉल्व करना है, उसकी प्रोसेस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी का, दैट इज़ फोरेंसिक साइंस. जो आप नारकोटिक्स की बात कर रहे हो वो एडिक्शन में ही आएगा, क्योंकि वी आर जस्ट सीइंग द लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन प्रोग्राम. सेम 3 है ये, सेम 3. कोई ऑनर्स का तो आके नहीं बैठ गया अभी जो बाद में आए थे. अटेंडेंस शीट फिल कर दी सबने, किधर है? हाँ तो पास ऑन करो, भरो सब लोग. अगर वो फिल हो गई हो तो ये दूसरी वाली भी ले लेना यहाँ से. डोंट फिल इट ऑन द बैक. ओके, सो दोज आर बेसिकली ऑल ऑफ आर एप्लीकेशंस. ऑल तो नहीं कहेंगे, और भी होती हैं, बट दीज आर द मोस्ट रेलिवेंट वंस. इसके बाद वी मूव ऑन टू मेथड्स क्या होते हैं. देयर आर बेसिकली 4 मेजर मेथड्स दैट आर इन योर सिलेबस. रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ा है आपने लास्ट सेमेस्टर्स में? क्या चीज़? वो तो आप पढ़ रहे थे, बाकी सब की बात कर रही हूँ. सेमेस्टर में पढ़ा है आपने रिसर्च मेथडोलॉजी? एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, केस स्टडीज़ क्या होती है, अभी नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कोई कह रहे पढ़ा है. ठीक है, फिर तो इतना कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है. सो हमारे बायोसाइकोलॉजी में ऑब्वियसली आप और भी मेथड्स यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग आज पढ़ेंगे जो मेन 4 मेथड्स हैं. एक्सपेरिमेंट्स, देन यू हैव क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स, देन यू हैव केस स्टडीज़, and lastly correlational studies. हाँ जी मैम. सो एक्सपेरिमेंट्स हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं. हम इन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड बोलेंगे. ये हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स आर द ओनली मेथड जहाँ पे आप कॉजेशन देख सकते हैं. कॉजेशन मीन्स कि आपने 2 वेरिएबल लिए और आप उनके बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट का लिंक इस्टेब्लिश कर पा रहे हो. आप देख पा रहे हो अच्छा इस वेरिएबल की वजह से ही ये दूसरा वेरिएबल हो रहा है. एंड एक्सपेरिमेंट्स आर द ओनली मेथड जिसमें आप ये चीज़ कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो. बाकी मेथड्स में यू कैन टॉक अबाउट कॉजेशन, यू कैन टॉक अबाउट कि इस वेरिएबल से शायद ये दूसरा वेरिएबल ट्रिगर हो रहा है, बट यू कैन नेवर बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट. बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, वी कंट्रोल द कंडीशंस अराउंड
द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उन पे हम कंट्रोल रखते हैं। नहीं सुनाई दे बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, कॉजा एक्सपेरिमेंट्स, अभी उस पर आ रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट्स पे फोकस करो। तो सिंस हम एक्सपेरिमेंट्स में एक्सटर्नल कंडीशंस कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका जनरलाइजेबिलिटी बढ़ जाता है। सिंस वी नो कि जो हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल 1, उसका असर और सिर्फ इसका ही असर वेरिएबल 2 पे आ रहा है, वी कैन से विद कॉन्फिडेंस वेरिएबल 1 इज कॉजिंग वेरिएबल 2। एंड टू नेम दीज वेरिएबल्स, तो पहले वाले को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वेरिएबल 2 वुड बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस ला के देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर हो रहा है, एंड द चेंजेस वी ऑब्जर्व आर बेसिकली योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि हाँ, प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर है। एक एग्जाम्पल हो सकता है कि लेट्स से यू हैव टेकन अ रैट एंड यू आर कंडक्टिंग अ वेरी स्मॉल सर्जरी ऑन सम पार्ट ऑफ इट्स ब्रेन, एंड देन यू सी कि इसका क्या असर आ रहा है उस रैट के बिहेवियर में। मे बी आपने वो सर्जरी करी और उसके रैट का जो बिहेवियर है, यू सी कि उसने खाना बंद कर दिया है, उसे भूख नहीं लग रही है। सो वी विल मेक द रिलेशन हियर कि जिस पार्ट को हमने इफेक्ट करा है उस रैट के, दैट इज़ प्रॉबेबली डीलिंग विद आइदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, आइदर उसके भूख लगने की कैपेसिटी, और आइदर इट्स रिसेप्टर्स ऑफ थिंकिंग कि ये हमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। इन सब में से किसी भी चीज़ को इफेक्ट कर सकता है, बट वी कैन बी श्योर ऑफ कि सिंस इस ब्रेन पार्ट को इफेक्ट करने से उसका ये भूख नहीं लगने का बिहेवियर देख रहे हैं हम, सो दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड। So this could be one example. Now let's move on to quasi studies. अब एक्सपेरिमेंटल तो दोनों के नाम में है, इनमें अंतर क्या है? तो जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है इसमें होता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन, of the IV which is your independent variable, but quasi experiment में हम directly manipulate नहीं कर सकते हैं, no direct manipulation। अब ऐसा क्यों है कि कोई direct manipulation यहाँ पे नहीं होगी? Because यहाँ पे हम basically ऐसे cases लेते हैं जिनको हम actually real life में replicate नहीं कर सकते या real life में ethically हम लोग उनको perform नहीं कर सकते। For example, we want to study people who have been in very dangerous road accidents. अगर उनको ब्रेन इंजरी आई है रोड एक्सीडेंट में, हम वो स्टडी करना चाह रहे हैं। अब ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किसी का एक्सीडेंट करवा के तो नहीं देख सकते हो कि उसके ब्रेन में क्या असर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट कॉजा एक्सपेरिमेंट्स में हम ये देख सकते हैं कि वी कैन कलेक्ट अ सैम्पल पीपल ऑफ हु हैव बीन इन सच रोड एक्सीडेंट्स। हम टाइमलाइन अपने हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि लेट्स से हमने स्टडी करनी है, वी हैव डिसाइडेड लास्ट 1 ईयर में वील कलेक्ट सैम्पल जिनका लास्ट 1 ईयर में कोई मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था एंड दे सफर्ड ब्रेन डैमेज। एंड फिर अब हम देखेंगे कि अच्छा ब्रेन डैमेज ये हुआ था, वी विल सी देयर MRI स्कैन्स, वी विल सी देयर CT स्कैन्स, कहाँ पे ब्रेन डैमेज हुआ था, कौन सा एरिया ऑफ ब्रेन अफेक्टेड है, एंड देन वी विल सी कि एक्चुअली क्या बिहेवियर में उनके चेंजेस आए हैं। सो यहाँ पे कॉजेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रही है विथ कॉन्फिडेंस। वी कैन से कि हाँ प्रॉब्ली इस ब्रेन एरिया में डैमेज आया था तो हमने बिहेवियर में चेंज देखा, इट इज़ प्रॉबेबली रिलेटेड टू इट, बट वी कैन नॉट बी कम्प्लीटली श्योर बिकॉज यहाँ पे हम कंडीशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, कंडीशंस हमें ऑलरेडी दी गई हैं। कम इन।
अटेंडेंस शीट आई होप सर्कुलेट हो रही है. अगर वो ख़त्म हो जाए तो टेक द अदर वन फ्रॉम मी. ओके, सो इसमें हम कॉजेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे विद कॉन्फिडेंस. एंड लास्टली इसका फ़ायदा ये है, मेजर बेनिफिट, कि इन कंडीशंस वेयर मैनिपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, we are still able to systematically study that population. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वेरिएबल्स थे उनके लाइफ में, उनकी परवरिश कैसे हुई, वो कहाँ पे पढ़े, वो उन्होंने अपना प्रोफेशन में क्या किया, उनके सोशल सर्कल क्या है. देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन बी डन इन केस स्टडीज़. एंड केस स्टडीज़ में आप एक मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. केस स्टडीज़ में यू कैन हैव सर्वेज, केस स्टडीज़ में यू कैन हैव इंटरव्यूज़, यू कैन हैव नैरेटिव एनालिसिस, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ मेथड्स विद इन द केस स्टडी मेथडोलॉजी. इसका मेन एम यही होता है जानने का, एक ओवरऑल पिक्चर गेन करनी है आपको कि ये जो इंडिविजुअल या ग्रुप है वो सर्टेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, इट कुड बी अ डिसऑर्डर. स्किज़ोफ्रेनिया को स्टडी करने के लिए केस स्टडीज़ का बहुत इस्तेमाल होता है. तो स्पेसिफिक डिसऑर्डर का हो गया, या फिर कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, मे बी यू वांट टू ऑब्जर्व कोई स्पेसिफिक ट्राइब है या ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल है, मे बी इन रिमोट रीजन, तो उनके ब्रेन स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, उन्होंने जो अपनी अपने लाइफ में जो डेली वो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे उनके परसेप्शन, उनके अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ता है. ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं विच आर डन थ्रू केस स्टडी. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडीज़ वुड बी ट्विन स्टडीज़. लेट्स से हम ट्विन स्टडी कर रहे हैं इंटेलिजेंस देखने के लिए ऑफ ट्विन्स रेज्ड इन डिफरेंट socio-economic background. So such studies have already happened a lot. So let's say you have a pair of twins, दो लोग हैं,
वन इज़ रेज्ड इन अ वेरी हाई सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जहाँ पे इनकम लेवल बहुत हाई है पेरेंट्स का, जहाँ पे उनको बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है. एंड द अदर कुड बी अ लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जहाँ पे लेवल ऑफ इनकम बहुत लो है, मे बी दे आर इन लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, या मे बी दे आर एक्चुअली एक्टिवली बैटलिंग पॉवर्टी. सोशल सपोर्ट कम है, पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे सकते बच्चों में क्योंकि दे आर बिजी इन मीनियल लेबर और हैव लॉन्गर वर्किंग आवर्स, और उनकी देखभाल करने वाला डायरेक्टली कोई नहीं है. दैट कुड बी अ लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. सो अगर हम जब ट्विन्स लेते हैं, वी नो ऑलरेडी नो कि उनका जेनेटिक मेकअप इज़ वेरी सिमिलर, ट्विन्स का जेनेटिक मटीरियल इज़ वेरी सिमिलर. बट जब हम उन्हें अलग अलग बैकग्राउंड्स में रेस करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस बैकग्राउंड और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या असर आ रहा है ऑन द पर्सन, एंड ये दोनों का रिलेशनशिप, योर जेनेटिक मटीरियल एंड योर एक्सटर्नल कंडीशंस, इनका रिलेशन कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपकी इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, एंड in general how intelligent the child is in dealing with their day-to-day problems and academics that they dealt with. So this is a very common example case studies में जो हम study करते हैं. Then we move on to our last and the most broad research methodology. So कोरिलेशनल स्टडीज़, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स में कॉजेशन देखते हैं, वैसे हम कोरिलेशनल स्टडीज़ में देखते हैं एसोसिएशन. वी सिंपली एस्टैब्लिश कि वेरिएबल 1 इज एसोसिएटेड विद वेरिएबल 2. ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो रही है क्या जो आप बोर्ड पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? सो जब हम कोरिलेशनल स्टडीज़ की बात करते हैं, सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू सी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में क्या कॉमन चीज़ें हैं, या अगर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ और इन्वर्सली, तो इनमें क्या एसोसिएशन है. अब दिस इज़ नॉट एज रोबस्ट एज योर कॉजेशन जो एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं. हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि अच्छा वेरिएबल 1 में ये चेंज आ रहा है, इसी की वजह से वेरिएबल 2 में चेंज आ रहा है. बट व्हाट वी कैन से इज़ कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में हम एक स्पेसिफिक चेंज देख रहे हैं साइमल्टेनियसली व्हेन देयर आर सर्टेन कंडीशंस एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड. सो कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरिलेशनल स्टडीज़ विच वी स्टडी बायोसाइकोलॉजी में इज़ डिप्रेशन has been correlated with loss in gray matter volume in the brain. GBM भी कहते हैं. So your brain वील स्टडी अभी 2-3 क्लासेस बाद ही आपका ब्रेन वाइट मैटर और ग्रे मैटर से बना होता है. ग्रे मैटर आर टिपिकली योर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. इट वुड सीम अ लॉट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स टू यू, अभी उस पर फोकस नहीं करते. बट बेसिकली क्या होता है, डिप्रेशन में दिस लॉस इन ग्रे मैटर वॉल्यूम इज ऑब्जर्व. सो बायोसाइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, दे कलेक्टेड और दे सैम्पल्ड ऑफ पीपल who already had depression or who were experiencing depressive symptoms, and they did MRI scans on them and found out कि जो ये ग्रे मैटर वॉल्यूम है वो इन लोगों में कम होती है as compared to people who do not have depression. So they made a correlation कि depression is related with loss in grey matter volume. बट ये कॉजेशन नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन की ही वजह से ग्रे मैटर वॉल्यूम में लॉस है, because gray matter volume has also been related to a lot of other things such as Alzheimer's, trauma, alcoholism. इन सब में भी we see कि ग्रे मैटर में लॉस होता है वॉल्यूम का. तो
हियर वी कैन नॉट से कि इन डिसऑर्डर्स की वजह से या फिर सिर्फ डिप्रेशन की वजह से ग्रे मैटर वॉल्यूम में लॉस हो रहा है, बट वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि ग्रे मैटर लॉस जो हो रहा है दैट इज कोरिलेटेड विद डिप्रेशन। ये दोनों चीज़ें आर रिलेटेड। जब डिप्रेशन हम देखते हैं लोगों में तो ग्रे मैटर वॉल्यूम में लॉस हम भी देखते हैं। सो दैट इज हाउ योर कोरिलेशन बेसिकली वर्क्स। हियर वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश एसोसिएशन एंड नॉट कॉजेशन। सो ये हमारे 4 मेजर मेथड्स हैं। किसी को कोई डाउट हो मेथड में तो आस्क मी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रुकिए, लेट मी रेज दिस एंड गेट बैक टू यू। सो व्हेन यू हैव डिप्रेशन, आपको डायरेक्टली एंटी डिप्रेशन पिल तो कोई नहीं देगा। व्हाट हैपन्स इज यू गो टू अ काउंसलर फर्स्ट। काउंसलर देखता है अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ड्रास्टिक है और दे थिंक कि आपको मेडिकेशन की हेल्प से कंट्रोल करने में क्या कहते हैं हेल्प मिल सकती है, देन दे एक्चुअली गेट यू टू अ साइकैट्रिस्ट। तो जो साइकैट्रिस्ट होता है दैट पर्सन इज एक्चुअली फ्रॉम द मेडिकल फील्ड। तो साइकैट्रिस्ट इज डीलिंग विद साइकोलॉजी एंड मेडिसिन बोथ। वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको एंटी डिप्रेशन पिल्स की ज़रूरत है कि नहीं। डिप्रेशन में वी हैव इट्स नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ मेडिकेशन, बहुत टाइप की मेडिकेशन होती है। यू हैव योर मूड स्टेबलाइजर्स, यू हैव योर एंटी डिप्रेशन पिल्स जैसे आप बोल रहे हो। कभी कभी एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन पे भी डाला जाता है डिप्रेशन वाले इंसान को। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी में बहुत डिफरेंस है। सो डिप्रेशन इज़ बेसिकली आपको लोनेस ऑफ मूड फील होता है, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ फील होता है, सेल्फ एस्टीम आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छी नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटी फील नहीं होती। यू फील लाइक कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू इज़ नॉट विद इन योर कंट्रोल एंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू इज़ मेकिंग यू फील वेरी लो एंड वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ। एंग्जाइटी इज़ डिफरेंट। एंग्जाइटी इज़ अबाउट आपको देर इज़ दिस फीलिंग ऑफ ड्रेड कि आगे क्या होगा, हम उसको डील कैसे करेंगे। देर इज़ दिस सेंस ऑफ अलर्टनेस, देर इज़ दिस सेंस ऑफ अनईज जब एंग्जाइटी की बात करते हैं। यू गाइज हैव UMD पेपर इस सेमेस्टर राइट? यू विल बी स्टडिंग डिप्रेशन एंग्जाइटी और डिटेल में, सृष्टि मैम पढ़ाएंगी। हाँ, कमिंग टू डिप्रेशन में एक्चुअली हेल्प करते हैं कि नहीं एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, देयर कॉज ऑफ वाई देयर एक्सपीरियंस। हेलो, कहाँ ध्यान है आप लोगों का आज? हाँ, तो उसमें क्या कॉज है आपका, कैसे डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं आपके, कितने इंटेंस हैं वो सिम्टम्स, उस पर डिपेंड करता है। एंड नॉट एवरी मेडिकेशन वर्क्स फॉर एवरीवन। सो वो साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपको किस टाइप के ट्रीटमेंट प्लान पे आपको डालना होगा। हाँ, देखिए वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर माइंड, बायोसाइकोलॉजी में हम ब्रेन की बात करेंगे, इट्स नॉट लाइक कि वो रियल नहीं है, वो एक्चुअली हो रहा है आपके साथ। एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग दैट यू फील इज रियल एंड वैलिड। ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा है आपके दिमाग में बस फील हो रहा है, फिर तो कुछ भी रियल नहीं है। आप जो ये बोर्ड देख रहे हो वो भी आपके दिमाग में इमेज बन रही है, मे बी ये भी रियल नहीं है। हाउ कैन यू बी श्योर कुछ रियल है कि नहीं? तो आपकी फीलिंग्स भी तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो भी तो एक सेंस ऑफ परसेप्शन ही है। व्हाट वर यू सेइंग? आप क्या कह रहे थे? बहुत रियल होता है। एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट इज़ रियल। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। मे बी वो काम कर जाए उस पर्सन के लिए, बट एज वी डिस्कस नॉट एवरी वन इज़ द सेम।
नॉट एवरी वन हैज़ द सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, एंड आपको नहीं पता है उनके वो जो सिम्टम्स हैं वो मे बी बहुत बड़े कॉज से हो, हाउ कैन यू नो, मे बी छोटे छोटे कॉज से भी हो, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। तभी कोई ट्रीटमेंट प्लान जो होता है हमारा, वी कैन नॉट विथ श्योरिटी से कि सबके ऊपर मेडिकेशन काम करेगी या सबके ऊपर नहीं काम करेगी। इट कुड बी कि काउंसलिंग नहीं काम करे कुछ लोगों के लिए, थेरेपी ना काम आए कुछ लोगों के लिए, इट कैन ऑल बी ट्रू। सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ द डिसऑर्डर दे आर डीलिंग विद is also different. Okay, let's move on to the last topic for the day, which are, okay, second last topic actually. Subjects क्या होते हैं? Subjects are basically आप किस पे research कर रहे हो। तो बायोसाइकोलॉजी इज़ अ फील्ड जिसमें हम ह्यूमंस पे तो कर ही रहे हैं, लाइक ऑल ऑफ साइकोलॉजी, एंड हाँ नॉन ह्यूमंस भी, विच आर योर एनिमल्स। अब इन दोनों को यूज़ करने का देयर आर स्पेसिफिक रैशनल और स्पेसिफिक रीजंस कि हम ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रिसर्च, आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से आप देखेंगे। सो लेट्स स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स और नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स में एग्जिस्ट करेगी व्हेन वी आर स्टडिंग बायोसाइकोलॉजी। तो लेट्स बिगिन विद नॉन ह्यूमंस। तो नॉन ह्यूमंस का एक बेनिफिट ये होता है कि दे हैव सिंपलर ब्रेन्स। सो जो नॉन ह्यूमंस होते हैं, देयर ब्रेन स्ट्रक्चर इज सिंपलर। एज वी नो ह्यूमंस का ब्रेन स्ट्रक्चर तो इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड ये एवोल्यूशन से और कॉम्प्लेक्स होता गया है। whereas when we talk about animals, इनका ब्रेन स्ट्रक्चर इज स्लाइटली सिंपलर, एंड सिंस इट्स सिंपलर इट्स ईजियर टू सी कि अच्छा अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं या वी आर पुटिंग इन सम इलेक्ट्रोड्स टू स्टिमुलेट इलेक्ट्रिक करेंट, उसका असर उनके बिहेवियर पे क्या आ रहा है, बिकॉज इट इज़ सिंपलर, इट इज़ ईजियर टू मेक दैट कनेक्शन। देन वी हैव another benefit, these are all benefits. The next benefit is comparison, comparative possibilities होती हैं यहाँ पे। So you can have certain animals such as rats जिनका brain is a bit similar to humans। इतना similar होता है कि अगर हम कुछ changes देख रहे हैं rat के behavior में उनके brain के through, we can somewhat generalize and try to see कि humans में भी शायद similar चीज़ें देखने को मिले। तो comparative possibilities होती है। You can also have क्रॉस स्पीशीज़ कंपैरिजन, मतलब कि दो एनिमल में भी आप कंपैरिजन देख सकते हैं उनके ब्रेन डेवलपमेंट का। वी हैव टॉक्ड अबाउट कंपैरेटिव साइकोलॉजी में हम बायोसाइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं। वी सी की एवोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ब्रेन में, ह्यूमन से कंपेयर करेंगे, एनिमल्स में कंपेयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। एंड लास्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन मैनिपुलेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कि ब्रेन में हम सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं, फिजिकल चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे फ्यूअर एथिकल कंसर्न्स होते हैं, इन द सेंस कि इन ह्यूमंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनी मेजर, क्या इवन स्मॉलर सर्जरीज आर इंट पॉसिबल टू जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इन ह्यूमंस, बट एनिमल्स में यू हैव सम रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं है कि यू कैन एंगेज इन एनिमल क्रूएल्टी एंड ऑल, उसके लिए भी बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, बट देर इज़ मोर रूम टू एक्सप्लोर, देर इज़ मोर रूम टू डू दीज डायरेक्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स ऑन एनिमल्स। अब आते हैं ह्यूमंस में। अगर हम ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या चीज़, ऑलराइट। सो ह्यूमंस में जो मेजर बेनिफिट्स होते हैं, फर्स्टली एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ humans can report experiences. When we are talking about animals, क्लास तो ख़त्म होगी बेटा, अब क्या हो, अब बैठिए आके, डिस्टर्ब मत करिए, ख़त्म होने वाली क्लास। रिपोर्ट अपने एक्सपीरियंसेस को बता सकते हैं। क्या बात है, आज पढ़ने का मन नहीं है कि ये जो पीछे बैठे हो आप लोग?
ओके, सो वी कैन रिपोर्ट एक्सपीरियंसेस। जब एनिमल्स की बात करते हैं तो दे कैन नॉट वर्बली टेल यू उन्हें क्या फील हो रहा है या उनको क्या लग रहा है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस, ऑफ कोर्स दे कैन कन्वे कि उनको क्या फील हो रहा है, उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, उनको क्या चेंजेस फील हो रहे हैं डायरेक्टली टू द रिसर्चर। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव in the sense कि when you're dealing with animals, you have to set up a laboratory जहाँ पे आपके animals रखे जाएंगे, you have to take care of them full time, you have to keep them in the laboratory full time, and also like animals को purchase करना होता है, and all of those things are involved. When you're dealing with humans, it's not like कि आपको उनकी care करने की ज़रूरत नहीं है, but they do not require 24/7 care unless you are doing it in a hospital setting, you're dealing with a sensitive population. So it is more cost effective in the way animals अगर आप रख रहे हैं अपने research के लिए, so you have to shelter them, you have to take care of them, whereas in humans that's not necessary. And the most and biggest advantage here is कि direct relevance है। डायरेक्ट रेलिवेंस इन द सेंस कि यहाँ पे तो हम कंपैरिजन करके कंक्लूजन पे आ पा रहे थे, ब्रेन में ये चेंज आया, बिहेवियर में ये चेंज आया, बट हम ह्यूमंस में जब हम डायरेक्टली ही कर रहे हैं अपने ही खुद के स्पीसीज पे, तो देर इज़ नो डाउट इन द सेंस कि हम ये नहीं कह सकते अच्छा मे बी एनिमल्स में हो रहा है ह्यूमंस में नहीं होगा। Since we are conducting it on humans, so naturally humans में generalize करना is easier. The only one of the like largest यहाँ पे disadvantage जो होगा is कि आप direct manipulation नहीं कर सकते हो। So what is a advantage here is a disadvantage here। यहाँ पे आप direct manipulation नहीं कर सकते हो, यहाँ पे वो एडवांटेज है कि फ्यूअर एथिकल कंसर्न्स हैं तो आप वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हो। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में? वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ इवन मोर सिंपलर। एथिक्स पढ़े होंगे आपने रिसर्च में, एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंट होता है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स विच आर इन्वॉल्व। So I'll go over them. We will only focus on the ones which are most relevant to biopsychology. बाकी तो आपको पता ही है। So जो biopsychology के guidelines होते हैं research के, those are given by APA. APA has a code of conduct which is applicable for all researchers, but biopsychology के they specifically have one. And India में we have a organization called ICMR, which is Indian Council for Medical Research. और ये देते हैं हमें बायोमेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस, तो हम इनको फॉलो करते हैं, इनके गाइडलाइंस को। व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च इन इंडिया, से यू आर अ रिसर्चर एंड आपको बायोसाइकोलॉजिकल स्टडी करनी है, सो यू विल गेट अप्रूवल फ्रॉम ICMR कि हमें ये रिसर्च करनी है, हम ये चीज़ें करेंगे, आपको लगता है एथिकल है कि नहीं, एंड दे गिव यू अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन इट। सो यू हैव योर इन्फॉर्म कंसेंट, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, यू हैव योर मिनिमाइजिंग हार्म कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो दैट इज़ नॉट हार्मिंग योर पॉपुलेशन, यू हैव कंसिडर्ड इट ढंग से कि आप जो भी चेंजेस करोगे या जो भी इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करोगे अपने स्टडी में वो आपके पॉपुलेशन को हार्म नहीं करेगा। देन यू हैव एनिमल केयर, हमने बहुत बात करी एनिमल केयर के बारे में, शेल्टर कैसे करना है, केयर कैसे करना है, सो इन सब की स्पेसिफिक गाइडलाइंस आर गिवन बाय ICMR। एंड लास्टली वी हैव कि जो हमारी पॉपुलेशन है, व्हेन वी आर डूइंग स्पेशली ड्रग ट्रायल्स साइकोफार्माकोलॉजी में, लेट्स से यू वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन ड्रग ऑन योर कैंसर की पॉपुलेशन, लेट्स से, ठीक है, आप ये देखना चाह रहे हो कि यू हैव डिस्कवर्ड दिस न्यू ड्रग एंड इसका असर क्या हो सकता है ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया में क्या असर हो सकता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आप आधी पॉपुलेशन को ड्रग दे रहे हो और आधी पॉपुलेशन को ड्रग नहीं दे रहे, दोनों ही सफरिंग पॉपुलेशन, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया।
तो यहाँ पे देर इज़ दिस क्वेश्चन ऑफ कि अगर हम एक ग्रुप को दे रहे हैं और दूसरे ग्रुप को नहीं दे रहे, इजंट द अदर ग्रुप एट अ डिसएडवांटेज? कि हम उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं टाइमली, द अदर ग्रुप इज़ गेटिंग दैट ट्रीटमेंट, तो इजंट इट थोड़ा रॉन्ग कि हम एक ही ग्रुप को ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं दूसरे को नहीं, जस्ट टू सी कि उसका असर क्या नहीं होगा? व्हाट इफ द ट्रीटमेंट इज एक्चुअली इफेक्टिव एंड दूसरे ग्रुप के भी मदद हो जाए? So these are all very debatable questions which happen in the field, and as a researcher you are responsible for doing a benefits risk analysis of how much benefit the drug might actually have, and agar sabko de rahe to how much harm could it actually have. So these are all things which are considered in your ethical considerations. For today that will be all. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे MRI, FMRI, कैट स्कैन, पेट स्कैन, ये सब चीज़ें क्या होती है और इनसे ब्रेन कैसे स्टडी कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वील बी स्टडिंग ब्रेन का स्ट्रक्चर. आई होप सबने भर दिया है, ये आपने नहीं भरा? और कौन आया था बाद में जिसने अटेंडेंस शीट नहीं भरी है? हाँ जी. Does the simpler brain structure of non-human like animals affect their mentality and behavior also? हाँ, their behaviors will be simpler. तो जब हम कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं इन ह्यूमंस, so we are basically talking about a cerebral cortex which is unique to humans. और cerebral cortex क्यों यूनिक है? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी, इमोशंस, इन सब चीज़ों को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. दैट स्ट्रक्चर इज़ नॉट सीन इन ऑल एनिमल्स. तो एनिमल्स के इमोशंस विल बी सिंपलर, दे विल बी मोर बेस्ड ऑन कि उन्हें भूख लग रही है या उन्हें सोना है. बट मैम एनिमल्स के बिहेवियर तो डिफरेंट होते हैं ना. हाँ, डिफरेंट होते हैं. स्ट्रक्चर खत्म की हो वजह गया. से होते हैं सिंपल जो उनके हाँ, behavior उनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, बिकॉज दे माइट नॉट हैव दो स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स. तो इसलिए और इन वॉल्यूम ऑल्सो देयर ब्रेन्स आर यूजुअली स्मॉलर, दे आर मोर सिंपलर, बिकॉज कि उनके में ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है ही नहीं. एंड सिंस वो स्ट्रक्चर्स नहीं है, वो प्रोविजन ही नहीं है, उन्हें उस टाइप के पर्सनैलिटी फैक्टर्स फील हो, तो उनके बिहेवियर में भी इफेक्ट करेगा. तो देयर बिहेवियर विल बी सिंपलर. देयर बिहेवियर विल बी कि उन्हें भूख लग रही है, उन्हें सोना है, या मे बी उनको और क्या, लाइक भागना दौड़ना, केयर करना अपने ऑफस्प्रिंग की. मेंटालिटी और बिहेवियर में और एक डियर में बहुत फर्क होता है. तो यही मेरा क्वेश्चन था कि शायद उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में भी कोई उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में डेफिनेटली डिफरेंस होगा, एंड इट विल ऑल्सो बी दैट कि अलॉन्ग विद दोज डिफरेंसेस इन देयर ब्रेन स्ट्रक्चर एवोल्यूशन का भी हाथ है यहाँ पे. सो लायंस आर प्रेडेटर्स, डियर्स आर नॉट. सो दैट जेनेटिक मटीरियल इज ऑल्सो बीइंग पास डाउन. तो आपके जो जीन्स होते हैं उसमें वेज ऑफ बिहेविंग आर ऑल्सो एक तरीके से मेंशन. ठीक है, तो वो भी पास डाउन हो रहे हैं. सो एवरी एनिमल इज अ अमेलगमेशन ऑफ उनका जेनेटिक मटीरियल, उनका ब्रेन स्ट्रक्चर, उनके एक्सटर्नल कंडीशन. बेस्ड ऑन जीन्स आल्सो. आपका बायो भरा है आपने? मैम क्वाजी एक्सपेरिमेंट में कोजेशन नहीं होता है ना? क्वाजी एक्सपेरिमेंट से कोजेशन होता है, बट इट इज़ नॉट एज रोबस्ट, इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज नॉर्मल एक्सपेरिमेंट. कोजेशन तो हम दोनों में देख रहे हैं. इसका बायोसाइकोलॉजी का PDF भी आ रहा है. मिल जाएगा बेटा आपको भी.